नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग JNK का एक ताजा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान तबरेज मदनी और मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी माजिदुल खैर नंदा। जी हाँ नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माजिद कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है और आप सबकी दुआएं हैं। माजिद, सबसे पहले तो आप नाज़रीन से जी भी जी बिल्कुल। मुखातिब हो जाएं। नाजरीन, आप सबको मेरा भी प्यार और खुलूस भरा आदाब। दूरदर्शन के श्रीनगर स्टूडियो से हम लेकर आए हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। ढेर सारी दुआएं और अल्लाह ताला करे कि आज का दिन भी आपके लिए नवीद मसरत लेकर आए। तबरेज भाई, और जो मसला है मौसम में खुश्क है और मौसम मसला बन चुका है। मौसम जो है खुश्क है और लोग खुश नहीं है। कहते हैं अब तो बर्फ होनी चाहिए, थोड़ी बहुत बारिशें भी हो तो कम से कम इस जो खुश्क मौसम है इससे निजात मिल जाए। कहीं ना कहीं माजिद हम ही इसके जिम्मेवार हैं अगर देखा जाए तो। बेइंतहा जंगलों की कटाई हमने कर दी, हमने जंगलों को खत्म कर दिया। पेड़ काटने के साथ हम पेड़ लगाने की जो रस्म है वो कभी भी अदा नहीं करते। हालांकि माना यह जाता है कि अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो एक पेड़ के काटने के एवज आपको 10 पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जो पेड़ आप काटते हैं उसे सदियां लगी होती है बनने में। और जब आप एक पेड़ काटते हैं उस एक पेड़ की भरपाई आप तब कर सकते हैं जब आप उसकी जगह कम से कम 20 पेड़ लगाएं। बिल्कुल। लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ काट लिए अपने गर्ज के लिए, अपने मकसद के लिए। और आज हालत यह है कि जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड है, धूप भी खिलती है लेकिन बर्फ का नामो निशान नहीं। सही बात है। गुलमर्ग जैसी जगह जहां 31st नाइट के लिए लोग आते थे जी, ये सोचकर कि बर्फ में एंजॉय करेंगे, आज वहां ऐसे हालात हैं कि ऐसा लगता है कि सब वेरान है। बिल्कुल। तो न जाने कब इस चीज से छुटकारा मिलेगा, कब बर्फबारी होगी। हालांकि पर उम्मीद है कि जल्दी से। और वैसे भी तबरेज भाई वो कहते हैं ना, वैसे भी कहते हैं कि इंसान के लिए सबसे अहम चीज ये है कि वो जो तगय्युर और तदब्बुल मौसम का होता है वो जरूरी भी है, क्योंकि इंसान जो है हर मौसम के लिए तैयार रहता है। और इंसान का जो जिस्म जो है वो भी ऐसी चीजें बर्दाश्त कर ही लेता है जिसके बारे में कहा जाता है कि जिंदगी कुन सर्द कुन गर्म आसान, मगर दपा जिंदगी मज गस न थोद बनन क्या बल्कि गस बुढ़ बनन। बिल्कुल ना, जैसे और इसकी जो इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है, अगर इस वो बून बेहतरीन मिसाल है बून है, ये जो थजर बजर भी है और शहजार भी है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो बड़े होने के साथ साथ उसका वो साया भी बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर थोद बनी जैसे कि फ्रेश थजर शासन मगर साइश नासन के, हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि हमको सबके लिए एक सायादार दरख्त बनाए और जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो बड़े हैं उनका भी साया हमारे ऊपर बना रहे। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम जो हमारे ऊपर हालात अभी हैं, जैसे चले कलान का महीना है, वी आर इन द मिडल ऑफ दिस, और अभी भी बारिश और बर्फ नहीं हो रही है, तो अल्लाह से दुआ करे कि ये जो ये खुश्क साली का मौसम है ये ख़त्म हो जाए और जल्द से बर्फ और बारिश का जो मौसम है वो हमारे ऊपर तसल्लुत। बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं हमने अब ये भी उम्मीद लगा रखी है कि बहुत जल्द बर्फ होगी। हालांकि महकमा मौसमियात का कहना है कि 16 तक मौसम खुश्क रहेगा। हालांकि उन्होंने 22 तारीख तक पेशेंटगोई की है कि 22 तारीख तक मौसम ऐसे ही ड्राई स्पेल रहेगा, लेकिन 16 और 18 के बीच में एक हल्का फुल्का स्पेल एक्सपेक्ट किया जा रहा है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये स्पेल हो और ये खुश्क साली टूटे, क्योंकि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं। और ये खुश्क साली अगर टूटेगी तो ये जो खुश्क खांसी, लोगों को तकलीफ हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बहुत सारे बुजुर्गों को परेशानी हो रही है, वो शायद इसी चीज से दूर होगी जब यहाँ थोड़ा सा मौसम गीला होगा, जिसे हम कहते हैं थोड़ा सा वेट हो जाएगा। तो आज सुबह माजिद मैंने एक कोट पढ़ा। हालांकि आज मेहमानों हमारे एपिसोड में हर प्रोग्राम में एक खास मेहमान से मुलाकात होती है, मुख्तलिफ मेहमानों से मिलते हैं। आज के जो मेहमान हैं जिनसे हम आज मिलेंगे उनको लेकर एक कोट मेरे जहन में है जो मैंने आज सुबह पढ़ा कि first you should learn, then only you will be able to remove the first alphabet of learn, and you'll start इसका मतलब earning. earn। जी हाँ, जब आप पहले पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तब जाकर आप इस हैसियत में आते हैं, इस पोजीशन में आते हैं कि आप लर्न का एल हटा के अर्न की तरफ जाएं। और हमारे मजहब में भी है, पहला लफ्ज जो बताया गया था हमें वो था इक्रा, कि पढ़िए, और जितना हम पढ़ेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। आज के खास मेहमान से मुलाकात करेंगे, बहुत ही शानदार इंसान है। बहुत उनके बारे में मैं जब से उनका प्रोफाइल पढ़ा है तब से मैं यही सोच रहा हूं कि उन्हें मैं इंट्रोड्यूस कैसे करूं। हम अब उनको आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन पहले एक खास पेशकश होती है प्रोग्राम के आगाज में, आज भी है। राजा बिलाल की आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत सा नजराना है। आइए आप और हम मिलकर महसूस होते हैं इस प्यारे से नजराने से।
Semu eirindo moit vahad chamoas Chusaki sakhi dar sakhavat chamoas Chusaki sakhi dar sakhavat chamoas Semu eirindo moit vahad chamoas Chusaki sakhi dar sakhavat chamoas Chusaki sakhi dar sakhavat chamoas Semu eirindo Chamaukas bari bai ratau malrinalai ratau malrinalai Chamaukas bari bai ratau malrinalai ratau malrinalai Gani azgumut dai gani mat chamoas Chusaki sakhi dar sakhavat chamoas Gani azgumut dai gani mat chamoas Chusaki sakhi dar sakhavat chamoas Semu eirindo moit vahad chamoas Chusaki sakhi dar sakhavat chamoas Semu eirindo Chugam tasmai khan bai bai chmai khan bai bai tamis kya chugam tas chmai khan bai bai chmai khan bai bai khudi be khudi dar nadamat chamoas Chusaki sakhi dar sakhavat chamoas Khudi be khudi dar nadamat chamoas Chusaki sakhi dar sakhavat chamoas Semu eirindo moit vahad chamoas Chusaki sakhi dar sakhavat chamoas Semu eirindo Na hashmat na hasti na dunya parasti na dunya parasti हशमत न हस्ती न दुनिया परस्ती न दुनिया परस्ती बरानक की स्लोल मोहब्बत जमौस चुसाकी सखी दर सखावत जमौस बरानक की स्लोल मोहब्बत जमौस चुसाकी सखी dar sakhavat chamoas Semu eirindo moit vahad chamoas Chusaki sakhi dar sakhavat chamoas Semu eirindo
चमकता साके चमकता कौसर बरी बे साके चमकता साके चमकता हयात वल चमो मोइट मर पर चमो आज छु साकी सखी दर सखावत चमो आज हयात वल चमो मोइट मर पर चमो आज छु साकी सखी दर सखावत चमो आज semyu airindo moit wahadat chamo az chusaki sakhi dar sakhavat chamo az semyu airindo moit wahadat chamo az chusaki sakhi dar sakhavat chamo az sakhavat chamo az sakhavat chamo नाजरीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे&के और उम्मीद है कि ये नगमा आपको पसंद आया होगा। नाजरीन हर सुबह 8 से 9 बजे तक हम जब स्टूडियो आते हैं तो एक मेहमान को भी मदऊ करते हैं। जो मुख्तलिफ शोबाजात से हम हर रोज़ एक मेहमान को बुलाते हैं, एक दावत देते हैं। आज भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ही एक मेहमान को हमने बुलाया है। ही इज़ बीन पायोनियर फॉर वोकल फॉर लोकल में भी उनका काम रहा है। आत्मनिर्भर जो है प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था उसमें भी उनका बहुत काम है। आज की आपके पास आत्मनिर्भर के लिए अवार्ड भी है। जी बिल्कुल, उनको एजाज़ात से नवाजा भी गया है। आज की आपके मेहमान के साथ मुलाकात कराएंगे, लेकिन एक तिजारती वक्फे के बाद बने रहे। इस तिजारती वक्फे के बाद आपकी आज के मेहमान के साथ मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी। सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सर आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार होशियार, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। गटि मंजन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। नाज़रीन, इस तिजारती वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे&के में। जैसा कि माजिद ने कहा कि आज एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवानी है और खास मेहमान का जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही लंबा है, तो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं। इनका नाम है डॉक्टर नूर अली जहीर। जी हां, ये एक एंटरप्रेन्योर भी रहे हैं,
ये वो शख्स रहे हैं जिन्होंने पहला मोबाइल फोन शायद एज कश्मीरी यूज किया होगा। इन्होंने कश्मीर से बाहर जाकर काम किया, अपना लोहा मनवाया, और उस टाइम पर लोहा मनवाया जब इनके घर पर जो इनके नौकर थे उनकी तनख्वाह 3,000 रुपए थी और ये 1,200 रुपए की तनख्वाह पर काम करते थे। अपने घर की जो वो लेगेसी थी इनकी फैमिली की, वो छोड़ छाड़ कर ये निकल गए और अपना एक रास्ता चुना। डॉक्टर जहीर साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तेकबाल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम को भी, और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स एन ऑनर। वे वेरी हैप्पी कि आप हम जैसे आप पढ़ रहे थे और आपके बारे में जब गुफ्तगू भी हो रही थी ऑफ द कैमरा, जब हम बात कर रहे थे, तो वे वेरी मच इंस्पायर्ड, और हमें उम्मीद है कि ये जो शो है हमारे जो यंगस्टर्स है जो आज देखेंगे आपको, वो भी इंस्पायर हो जाएंगे। तो हमारा जो बेसिक और पहला सवाल यही रहता है कि जो मेहमान आया होता है, जिसको हमने मदू किया होता है, और हमारे जो नाजरीन है उनको भी इंतजार रहता है कि हम ये जाने मेहमान का जो बचपन है ये कैसा रहा है, इनकी जो तालीम और तरबियत का सिलसिला है वो कैसा रहा है, इनका जो घर का या उसके बाद जो पढ़ाई का सिलसिला है वो क्या रहा है। बिफोर वी कम डाउन टू आप कंसल्टेंट और एंटरप्रेन्योर, उस सफ़र पे हम बाद में आएंगे। पहले अपने बचपन पे थोड़ा सा माजी को दोहराएंगे। शहर खास से हूँ मैं जी, जिसको लेमैन टर्म में डाउन टाउन कहते हैं जी। बर्न हॉल से मैंने 10th किया। ओके। बिमना डिग्री से मैंने ग्रेजुएशन करी, सिंपल आर्ट्स। आई वाज नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट बट आई वाज नॉट अ बैड स्टूडेंट आल्सो। निम्स बॉम्बे से एमबीए किया। ओके। इंटरनेशनल मार्केटिंग बर्लिन जर्मनी से किया। पीएचडी राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया। और ये एक ही बार में नहीं हुआ, टाइम के साथ पढ़ा क्योंकि वालिदैन का डंडा पीछे था। ग्रेजुएशन भी हो ही गई, बट मेरा जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट था वो खेल में था। सो मेरे ख्याल से मैं कश्मीर का तो कम से कम कह सकता हूं कि मैं पहला बास्केटबॉल प्लेयर था जिसने नेशनल्स खेले। ओके। मैंने 5 दफा ऑल इंडिया इंदिरा गोल्ड कप खेला हॉकी में। मैं क्वालिफाइड रेफरी था हॉकी में। कश्मीर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया हॉकी में बहुत बार। तो खेल की तरफ ज्यादा था, बट उस वक्त ऐसा नहीं था जो आज है, आईपीएल, आईएसएल और आईएचएल। तो लोगों को लगता था, वालिदैन को भी लगता था कि पढ़ाई में डॉक्टर बनतो, इंजीनियर बनतो, ती छु बेहतर तो अफजल, तो खानदर ती मेले असल पढ़ तो अश्त रोजी इजाजत की बचनपुर। मेरी फैमिली बेसिकली बिजनेस फैमिली है, कंप्लीटली बिजनेस फैमिली। मेरे फादर ने 4th तक पढ़ाई की है बस, बट मेरे ख्याल से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी ज्यादा ज़हीन थे। अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, वो नहीं है। वालिदा मेरी भी फैमिली उस फैमिली से थी जो कि बहुत मशहूर थे। अच्छा। शहदाद फैमिली, वेलकम होटल एंड ऑल दैट। तो उसमें डॉक्टर और इंजीनियर बहुत थे। तो हमें प्रेशर ये था कि बड़े भाई, कजन्स ये सब बने हैं तो आप भी बनो, बट शायद अल्लाह को वो मंजूर नहीं था। सो मुझे लगा कि मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं बोलता ठीक हूं, तो इसलिए वो कहते हैं ना, उस हमारे एक लेमैन टर्म है सेल्स में कि जो बेवकूफ बना सकता है वो सेल्स वाला अच्छा बनता है। तो तब भी यही था। तो बोला कि ये बोलता बहुत है और थोड़ा सा शाई नहीं है, इसको सेल्स में डाल दो। सो माई फर्स्ट कंपनी वाज एचसीएल नोएडा। ये वो एचसीएल नहीं है जो आज आप देखते हो 60,000 करोड़ की। ये वो एचसीएल है जो 3 बिल्डिंग में टोटल ऑफिस था, मुश्किल से 500 लोग थे। अरे, और हैरानी होगी लोगों को सुन के कि मेरी पहली तनख्वाह बेसिकली 1500 रुपए थी। और मैं दिल्ली में एक बरसाती कहते हैं जो छत होती है स्लैब, उस पर एक शेड बना होता है, मैं उसमें रहा हूं बहुत टाइम। और जब भी मेरे वालिद तिजारत की वजह से या कारोबार के सिलसिले में दिल्ली आते थे तो नसीब होता था करीम पे खाना खाना उनके जेब का। लेकिन डांट भी पड़ती थी कि क्या कर रहे हो ये, बट अल्हम्दुलिल्लाह यूता के वक्त कोड तमवीज मेहनत करे। आई थिंक डिफिकल्ट टाइम्स मेड यू लाइक तम सत बनो बह बेहतर इंसान। यह तुह वो कि घरस मज तजारती जहन कि आपके घर में सब बिजनेस से जुड़े हुए थे और आपके पास एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपने बिजनेस को ज्वाइन कर सकते थे। एंड बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून यू कैन। यस, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उस टाइम पर यह सोचा कि मैं एमबीए करूं, जिस टाइम पर लोग एमबीबीएस और इंजीनियरिंग के अलावा कुछ सोच नहीं पाते थे। ये जो एमबीए का कॉन्सेप्ट आया कि मुझे एमबीए करना है और आगे बढ़ना है, इसके सामने इसको चूज करने के टाइम पर क्या कोई मेंटोर था आपका, कोई आइडियल था जिसे देखकर आप ऐसा बनना चाहते थे, या फिर ये जस्ट एक
कोइंसिडेंस था कि बनना है? देखिए, दो तरीके होते हैं मेंटोर होने के। एक तो ये होता है कि आपने इसको मेंटोर बनाया, ये आपको हैंड होल्ड करता है और ये आपको दिशा देता है, ये आपको बोलता है कि आप यहां से चलो। ओके। दूसरा जो मेरा मानना है, जो कि लोग शायद एग्री ना करें, वक्त सबसे बड़ा मेंटोर होता है। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। और मैंने एमबीए ग्रेजुएशन के बाद नहीं किया। मैंने ग्रेजुएशन के बाद बिमना डिग्री कॉलेज से जब निकला, फिर घर छोड़ा, फिर दिल्ली चला गया, पहले नौकरी करी 4 साल नेटवर्क में, फिर यूपी पहुंचा। उस वक्त टेलीकॉम का जो बूम था वो शुरू हो रहा था। दैट वाज वो कहते हैं ना, बबल जो है वो बनता जा रहा था। लेकिन लोग यही कह रहे थे कि फ्यूचर इज कत कंपनी करक नौकरी, अशु गर फोन तथ फ्री कॉल यिवान, तुई छु हेवान 8 रॉपिय 40 पोंसे पर मिनट, करनस छु हेवान 16 रॉपिय 60 पोंसे पर मिनट। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट October. I still remember the launch date because that was a very moment for me also. You talking to a chief minister directly कि सर आपके यूपी में शुरू हो गया। I think मुलायम सिंह was the UP chief minister at that time. October 1995 की बात कर रहा हूं मैं। ओके। तब जब मोबाइल फोन लेके सड़क पे चलते थे तो लोगों को लगता था कि या तो ये कोई वीआईपी है या तो मतलब कुछ बहुत ही बड़ा फौजी होगा कि हाथ में क्या है ये इसके। कॉन्सेप्ट नहीं था। और कॉल सिर्फ मोबाइल टू मोबाइल थी। आप मोबाइल टू बीएसएनएल नहीं फोन कर सकते थे। इट वाज जस्ट मोबाइल टू मोबाइल, कोई मैसेजिंग नहीं था, कोई कुछ नहीं था। सबसे सस्ता फोन 34,000 रुपए का था। ठीक। तो वहां जब एक्सपोजर आपको मिलता है ना, तो आपको लगता है कि तोय पाइजवी क्या पानस वैल्यू ऐड करूं, इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि कश्मीरी लड़का कांदुर चोट नुन चाय सुबनस चाय माजवोन दवाई लाइट लगे बलाई ये चाय। उसके बाद आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो जहां गालियां नहीं मिलती है, लाते जरूर मिलती है और वो लाते बड़ी पोलाइट होती है। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो 50 लोगों के सामने, आपको लगता है कि आई नीड टू फाइन ट्यून माई सेल्फ, आपको इंप्रूवमेंट चाहिए जी। और इंप्रूवमेंट अच्छी बात है। हाँ। सो दैट इज हाउ ये एमबीए दिमाग में आ गया कि आई शुड डू वैल्यू एडिशन बिजनेस क्या करो ना वारिया क्या हेचो कत करनुक तरीका ये तिकाज कश्मीर में अगर तुम आपकी ये रिक्वायरमेंट बनी थी, ये रिक्वायरमेंट बनी थी टू ग्रो कि मुझे आगे अगर बढ़ना है तो मुझे कहीं ना कहीं डिग्री करनी पड़ेगी अब, बिकॉज यू वांटेड टू बी अ बिजनेस में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही आगे बढ़ना। आई वांटेड टू बी अ बिजनेस मैनेजर, दैट इज द राइट वर्ड फॉर मी। तिकाज अस बिजनेस वुचमुत सह मतलब आप तो माशाल्लाह बहुत छोटे हैं हमसे, लेकिन बिजनेस ये वुचमुत हत कुरानस पे ये मकसर यह मे मली 10 रुपयन तो मे दितमो तुम कहन मे 1 रुपये बट दैट इज अ ट्रांजैक्शन, दैट इज नॉट बिजनेस। बिजनेस इज कि ये मग जब बनाई हमने उस वक्त हमने सोचा ये कितनी मग बिकेगी, कितने लोग मग में चाय पीना पसंद करते हैं और कितने लोग कप सॉसर में पीते हैं। राइट। सो दैट इज बिजनेस। सो विजन, स्ट्रैटेजी, विजन, स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन। राइट। And this is what an MBA guy can do. Okay, completely. That does not mean कि ये हमने MBA कोरमुत छु सेक ने तिजारत करे। हमारे कश्मीर में बहुत है। इमोन जा कॉलेज छु उशमुती मगर तिमनोस नाव कारबार। बिल्कुल सही। मगर सोस अलग चीज है। मोनोपोली अलग और एक मोनोपोली था उनका उस सेक्टर में, ऐसा भी हो सकता है। आज डिजिटल का जमाना। एग्जैक्टली। नाउ ना मार्केटिंग में जो ऐसे एक टर्म बड़ा असल जो दिखता है वो दिखता है। तो उसको दिखाना कैसे है वो मालूम होना चाहिए, वो मालूम होना चाहिए। और आपने एक बहुत अच्छी बात की, जो आपने बात की कि आपने पहले ग्रेजुएशन करी, उसके बाद 4 साल तक नौकरी की, उसके बाद आपको लगा नहीं अब तो मुझे एमबीए करने की जरूरत है, उसके बाद आपने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद आपको ये कब लगा कि अब डॉक्टरेट करना है? वो बहुत देर बाद लगा। अच्छा। क्योंकि पहले उसके बीच में जो कहीं कुछ खलिश थी, बाकी बचा था कुछ के अभी डॉक्टरेट भी करना बाकी है। इट्स अ फनी एपिसोड बेसिकली। आई डिड इट टू गिव अ ट्रिब्यूट टू माय लेट मदर। Okay, अच्छा। she wanted you. Actually हमारे खानदान में बहुत डॉक्टर और इंजीनियर है। ठीक। तो कश्मीरी मदर्स बड़ी टिपिकल होती है। आशु मास्टर बॉय तेमे 90%। तो ऐसे मदर वनान की वुच कुतास वुच पारा हता दरबदर वुच ये में असल मार्क्स तिम पनिस बचस थवान साइडस पे हुमिस नाल मोत करान फुटवोट शिरीन छकान क्या मगर सानि वक्त शिरीन छकान 10th मज छकान शिरीन की वो पास रोट अनान बनावित।
तो मुझे हमेशा दिमाग में ये था कि माय मदर वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर बट आई कांट बी अ मेडिकल डॉक्टर, सो बट आई कैन लेट मी डू डॉक्टरेट, एटलीस्ट आई कैन यूज दिस, ये तखल्लुस जो है, ये नाम के आगे डीआर मेरे लग जाए। प्रोबेबली माय मदर इन हेवन शी विल बी हैप्पी अबाउट इट। आई एम श्योर बोथ ऑफ देम विल बी हैप्पी। सो इट टुक लॉट ऑफ टाइम। मेरा एक सवाल यहाँ पे रहेगा सर कि जो हमारे बच्चे हैं अभी ऑफन वो एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और फिर वो हायर अचीवमेंट्स के लिए एस्पायर करते हैं, ड्रीम करते हैं। कितना जरूरी है, जैसे आपने बोला कि ग्रेजुएशन के बाद ही मैं चला गया टू परस्यू व्हाट माय पैशन वाज, कितना जरूरी है एक बच्चे को एक कंफर्ट जोन को छोड़ना और फिर अपनी ड्रीम को चेस करना दौर हाजिर में, जब बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, जैसे आप कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा है। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज? देखिए मेरा अपना सोच जो है ना वो बड़ी मुख्तलिफ सी है, कश्मीरी सोच से थोड़ी अलग है। इनको सोचना चाहिए, बच्चे को टाइम देना चाहिए, वो क्या करेगा। लेकिन सर यहाँ पे एक बात है कि आज भी हमारे जो बच्चे हैं या हमारी जो जनरेशन एक खला रही है कि हम खुद को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, ना वो हमारे सामने कोई मैकेनिज्म है। मतलब आई टेल यू, मेरे जो क्लीग्स हैं, दोस्त हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी जब पास आउट हो गए, यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गए, उनको पता ही नहीं था वो कहाँ जा रहे हैं। दे डोंट नो वेयर दे आर गोइंग। आफ्टर 27 years इनटू एजुकेशन हमको बताया जाता है कि हमने जो पढ़ाई करी हुई थी इसकी तो रेलेवेंस ही नहीं है मार्केट में। आई वाज कमिंग टू दैट एक्चुअली। देखिए क्या है कि नीम हकीम खतरे जान अश नॉर्मली थोमुत कि 12th गो पास, वह क्या करे, अगर थोड़ा अमीर घर बच्चा तेल कैसे BBA करनी, या अगर मोल है कि वजो मेहत या लोन है सो कैसे BBA करनी, पत कैसे MBA करनी US या कुन स्कॉलरशिप। हकीकत में यह है कि जब आप ग्रेजुएट करके MBA करने USA जाते हैं, इट हैज नो वैल्यू, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन की जो मार्क्स है दे डोंट कंसिडर इट, बिकॉज फॉर देम दिस सिस्टम इज टोटली। अगर आपको बच्चे को फॉरेन भेजना है, आप उसको 12th के बाद भेजिए ताकि वो ग्रेजुएट वहां से बने, वहीं से ग्रेजुएट कर, क्योंकि अगर वो ग्रेजुएट वहां से बना और उसकी परसेंटेज अच्छी हुई, ही विल गेट अ गुड एडमिशन इन फॉर MBA और एनी मास्टर्स विद अ स्कॉलरशिप देयर, तो आपका बोझा कम होगा। मगर इसके करान एक तो हमें अच्छन स्ट्रीम्स पत ही चुको करान डॉक्टर, अल्लाह ताला करने आबाद। ट्रू। हालांकि सैचुरेशन मैथ्स कॉम क्या इज डॉक्टर ड्राई ने किया, रीजन बीइंग कि अशु वी हैव अ ब्लिंकर, वो गोड़े लगे दोन एचन युतन से दुश्मन खुरबुश की अशु यपर इंजीनियर ते यपर डॉक्टर। ये डॉक्टर इस्तन वन मेडिकल कॉलेज श्रीनगर या सम नॉनसेंस कॉलेज बांग्लादेश और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, 50 लाख रुपए डॉक्टर बनने के लिए, और उसके बाद आप वो 50 लाख की भरपाई कब करेंगे और कैसे करेंगे, यू नेवर नो। लेकिन जो आपने बात की कि आपने ग्रेजुएशन के बाद 4 साल नौकरी की, घर की वो लेगेसी, घर का वो कंफर्ट छोड़ा, इस पर मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, एक सवाल पूछूंगा। लेकिन नाज़रीन मोहतरम यहां रुकते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के लिए, वक्फे के उस पर बात को आगे बढ़ाएंगे आज के हमारे मेहमान के साथ, कहीं जाइएगा मत। गटि मजन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कढ़व बाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। Got it. सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से, और खाइबर OPC सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। OPC ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तेकबाल आपके अपने मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK में।
बात हो रही है हमारे आज के मेहमान डॉक्टर नूर अली जहरी साहब से, जो कि कंसल्टेंट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, और ये बहुत कुछ हैं जो हम इनसे धीरे धीरे जान रहे हैं। इन्होंने MBA किया, उसके बाद PhD किया अपनी माँ की खुशी के लिए, और बहुत कुछ किया जहां पर इन्हें लगा कि ये सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। जहरी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था, उसी सवाल पे वापस आऊंगा। आपने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन करके आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे बाहर जाना है, धक्के खाने हैं, नौकरी करनी है, अपने घर का कंफर्ट छोड़ना है? मतलब ये क्या था जब आपके पास सब कुछ तैयार था, उसके बाद भी आप निकले? ऐसा क्यों? और क्या कुछ था जहन में कि यही अचीव करना है? ग्रेजुएशन के दौरान जब मैं स्पोर्ट्स में था जी, तो ये जो जर्नी थी ये बड़ी अच्छी जर्नी थी, और स्पोर्ट्स का मुझे एडिक्शन था। और जब आप 5-8 नेशनल्स खेलते हो, यूनिवर्सिटीज खेलते हो, तो आपको लगता है यू बिकम ब्रेव। सो जब मैं नौकरी ग्रेजुएशन के बाद बाहर गया तो मैंने अपने वालिद को बोला कि मैं जॉब के लिए जाऊंगा। तो ऑब्वियसली कोई भी वालिदैन खुश नहीं होते हैं। मदर का वो प्यार मोहब्बत वाला कंसर्न होता है, और फादर का ये होता है कि जिम्मेदारी एंड आई वाज द ओनली सन। ओके, आई हैव 2 sisters बट आई वाज द ओनली सन। तो जॉइंट फैमिली थी हमारी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, रहते हम अलग अलग थे, लेकिन मेरे बाकी अंकल्स के बच्चे या तो बिल्कुल ही बड़े थे और गवर्नमेंट जॉब में थे, या तो थे ही नहीं। शादियां ही नहीं हुई थी, 2 चाचाओं की शादियां ही नहीं हुई थी, तो इसलिए वो बिजनेस सारा फादर और मेरे 2 अंकल संभालते थे। तो नाराजगी भी थी। तो नाराजगी का ये था कि जवानी का जोश ऐसा होता है कि अब जब निकले हैं तो अब लौट के नहीं आएंगे, कुछ करके ही आएंगे। एंड ट्रस्ट मी, इट इज फनी बट देन इट इज ट्रू कि ये सब जर्नी जो आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं मेरी, जब मैं पहली दफा अपनी वालिद से मिला था, सो आई गिफ्टेड हिम ए मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच, नॉट बिकॉज आई लव्ड हिम सो मच, आई वांटेड टू टेल हिम दैट आई कैन अफोर्ड इट फॉर यू। ओके, जो आप मुझे बता रहे थे कि ये नौकरी छन जान कोता कमावक नौकरी मज अशीत मुलाजिमन तनख्वाह वारिया। तो मे बासान बड़े तमीज तो अदब सान वन बह तिमन मे कोर क्या हासिल। तो उस जमाने में बाइंग समथिंग ब्रांडेड वाज नॉट इजी। तो चाहे मैंने 1 खाना खाया, 2 खाने खाए, क्या क्या बचा के किया, I wanted to tell him I can stand up। तस पे क्या रेस्पॉन्स उस फादर सुन? देखिए, कितने भी नाराज हो माँ बाप, निकलती तो दुआएं हैं। बिल्कुल ट्रू, सही। क्योंकि यहाँ दिल में जो मोहब्बत औलाद के लिए होती है ना, वो कम नहीं होती। ट्रू। और वो बताएंगे नहीं आपको कि मैं खुश हूं। और अगर नाराजगी भी होती है, वो कहीं ना कहीं कंसर्न होता है। वो कंसर्न है, नाराजगी नहीं। देखिए, जो बच्चा स्कूल बस में कभी नहीं चढ़ा हो, जो बच्चा उस जमाने में टेम्पू और केमडी बसेस होती थी कभी नहीं चढ़ा हो, जो बच्चा महंगी गाड़ी में, उस वक्त की महंगी गाड़ी जो होती थी उसमें होता था, जिसके कपड़े बॉम्बे से आते थे पहनने के लिए, तो ऑब्वियसली वही बच्चा दिल्ली की बसों में धक्के खा रहा है। मनोज बासां की ये क्या कह रही, ये सारा कंफर्ट छोड़ के क्यों जा रहा है, किस वजह से? आउट ऑफ लव ही, आउट ऑफ अफेक्शन ही होता। तो वो अफेक्शन है, एज यू राइटली सेड, वो मोहब्बत ही है। मोहब्बत शफकत ना मोलिस माजे, दैट इज प्राइसलेस एंड दैट इज अनकंडीशनल। बिल्कुल। आपने जिक्र किया कि आपने मोबाइल फोन लॉन्च किया यूपी में, उस टाइम पर जब फर्स्ट टाइम आपने यूपी के चीफ मिनिस्टर को कॉल करके ये कहा कि सर वी हैव लॉन्च द मोबाइल नेटवर्क इन योर स्टेट। उसके बाद आपको मौका मिला, आप अब्रॉड गए, वहां भी आपने मोबाइल फोन लॉन्च किए। उस कहानी के बारे में कुछ सुनना चाहेंगे? अब्रॉड मैंने फोन लॉन्च नहीं किया। व्हाट वाज दैट? करेक्शन, अब्रॉड मैंने मोबाइल फोन की ब्रांड है जिसको लॉन्च किया था। बट यस, मुझे बड़ी मसरत होती है जब मुझे कोई पूछता है यू नो कि यार यहाँ ऐसे चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में चेन्नई में सबसे पहले लॉन्च हुआ था मोबाइल फोन। एक कंपनी थी जिन्होंने लॉन्च किया। दूसरा लॉन्च जो हुआ था चेन्नई के बाद, वो दिल्ली नहीं हुआ था, वो यूपी हुआ था, यूपी ईस्ट। और उस वक्त मैं एक कंपनी के साथ मेरी वाबस्तगी थी,
मैं एक कंपनी छोड़ के उनको ज्वाइन किया था, तो पहला ही चैलेंज ये था कि बस कमर्शियल लॉन्च करना है। तो मैंने बोला ठीक है करते हैं। तो पहले 6 महीने ऑफिस में जो गुजरे, वो ऑफिस नहीं था हमारे पास, वो होटल था। होटल से ऑपरेट करते थे। वहीं से ऑपरेट करते, क्योंकि पहले एक्सचेंज सेटअप करना था, ऑफिस बाद में बन जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ, और अक्टूबर आई थिंक 21 या 22 था, पहला कॉल यूपी में 22 करोड़ की आबादी वाला एक स्टेट, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद। अक्टूबर शाम को 7:15 बजे पहला कॉल मोबाइल फोन पे हुआ। और वो मंजर मुझे आज भी याद है कि शोरूम बना हुआ था, नए नए शोरूम थे, लोगों की लाइन लगी है कि पता नहीं यार क्या कार्ड बेच रहे हैं ये, और फोन बेच रहे हैं। सो आई स्पोक टू चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी कि सर बधाई हो आपको, मोबाइल फोन इज ऑपरेशनल। सो बाकी किस्से उसके साथ बहुत है, मजाकिया किस्से बहुत है, बट वो अलग है। बट यस, वहां से जब मैं निकला तो उसके बाद मैंने एक और कंपनी ज्वाइन करी, जो कि आज बहुत ही मशहूर कंपनी है टेलीकॉम में ही। बट उस वक्त वो कंपनी नहीं थी जिस कंपनी में का मैं मुलाजिम था। तो मैं चंडीगढ़ चला गया, पंजाब मैंने ज्वाइन किया एक टेलीकॉम ऑपरेटर को। और शायद आपको भी याद होगा, आपके बचपन में आपने देखा होगा, आपके वालिद को भी, तिमन दोनों सासा पीसीओ बिजनेस बड़े जबरदस्त। सो उस जमाने में 2001 में नया कॉन्सेप्ट आ गया कि पीसीओ बिजनेस। ओके। सो मेरी जो कंपनी थी उसका जो एक डिपार्टमेंट था वो मेरे अंडर था पूरा, चंडीगढ़, संगरूर, बरनाला, पटियाला, पंजाब में, कि इन पूरे शहरों में पीसीओ लगवा, चाहे वो जनरल हॉस्पिटल हो, ये हो। और हैरत होगी आपको सुन के कि पिछले 47 साल में, 50 साल से ऊपर शायद हो गया होगा, पंजाब में टोटल 13,000 पीसीओ थे। और हम लोगों ने 22,000 पीसीओ लगाए थे 4 महीने में। आप ये मान लीजिए, जो प्रोविजन की दुकान थी वहां पीसीओ था, जो बस स्टैंड था वहां पीसीओ था, जो ऑटो स्टैंड था वो। और पंजाब इज अ वेरी प्रॉस्परस स्टेट, वहां इंटरनेशनल कॉलिंग बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है। और उस जमाने में बड़ा अच्छा कमीशन मिलता था। इनफैक्ट सर आज भी खंभों पे लिखा हुआ है, यू फाइंड अभी भी वो राइटिंग्स अवेलेबल है। तो वहां बड़ी कमाई होती थी। तो लोग खुश हो गए कि क्योंकि पीसीओ बनने वाले के लिए या तो उसको हैंडीकैप होना चाहिए, या एमपी का रिकमेंडेशन होना चाहिए, या वॉर वेटरन होना चाहिए। उन्हीं को दैट वाज अ पॉलिसी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीएसएनएल। राइट। तो दिमो पीसीओ अगर तो जांगशो फुटमुच, या तू फोजस, या तू क्या। तो तब अब ये नॉर्मल बिजनेस हो गया, लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, कनेक्शन लिया, मशीन लगाई और शुरू कर दिया। सो उस वजह से एम्प्लॉयमेंट में बड़ा वो हुआ, एंड दैट वाज अ कंट्रीब्यूशन टू पंजाब दैट टाइम। ओके, वंडरफुल। सो उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्रांड है अमेरिका का, वो इंडिया आना चाहता था मोबाइल फोन बेचने के लिए। ओके। सो आई वाज लकी एनफ टू बी विद देम। ओके। सो दैट इज अ टाइम व्हेन आई गॉट अ टेस्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, द ग्लोबल ब्रांड, हाउ दे ऑपरेट होते हैं। तब बहुत से फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ी अपने अंदर भी कि बात कैसे करनी है। ये अमेरिकन का एक अलग तरीका है काम करने का। वो फ्राइडे शाम को 5 बजे के बाद छिन फोन करा पानी से एम्प्लॉयर्स बिकॉज वी डोंट हैव दोज काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग लेबर लॉज एंड ऑल दैट। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। माय फर्स्ट जॉब वाज इन सिंगापुर। ओके। इस कंपनी के साथ, जो मल्टीनेशनल कंपनी? नो, इसके साथ मैंने बॉम्बे में काम किया। साउथ इंडिया पूरा मेरे अंडर था, नॉर्थ इंडिया पूरा अंडर था मेरे। यहां से जब मैं फारिग हुआ, सो आई हैड स्टिल समथिंग इन लेफ्ट। मुझे लगा कि नहीं, अब हो गया इंडिया, अब कुछ ग्लोबल पैसे कमाए जाए। फर्क क्या बाशो तह इंडियन कंपनियन मज काम करने पत मल्टीनेशनल कंपनी मज आसने पत तह कतन बासो फर्क? तो अच्छा बसा सो फर्क आज ते अभी है। कल्चर हमारा अलग होता है। देखिए, ग्लोबल कल्चर इज इंटायरली डिफरेंट। दे हैव ए परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग छितिमन वर्क बैलेंस, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में कैसे बैलेंस करना है, वो इसकी कदर करते हैं। शायद हम लोग हिंदुस्तान में रह के नहीं कर पाते। वजह क्या है? बिकॉज वहां नौकरी जब कोई ढूंढने निकलता है तो एक पोस्ट के लिए 5 लोग होते हैं, यहाँ एक के लिए 15,000 होते हैं। एग्जैक्टली यही सवाल मेरे जहन में भी आ रहा था, क्योंकि जैसे आप कंसल्टेंट भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं, और वादी में बिलखुसूस अगर हम पूरी यूटी की बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट की जो शरह है वो काफ़ी बढ़ रही है। आज भी जो बच्चे हैं कतारों में खड़े होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए,
मैं जानना चाहता हूं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी कितनी नीड है और उसके कितने एवेन्यूज हैं हमारे यूटी में, कितने अपॉर्चुनिटीज एवेन्यूज हैं। और इसके साथ मैं थोड़ा जोड़ूंगा जी, ये जो सवाल नंदा ने पूछा है इसी को थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। क्या एक बिजनेसमैन बनने के लिए आपको एमबीए और बीबीए करना जरूरी है या उसके बिना भी हो सकता है? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो चीजें हैं। अब वक्त ऐसा आ गया है, ये हमारा वक्त नहीं है। बिल्कुल, टाइम्स हैव चेंज्ड। बिल्कुल, वक्त बहुत बदल गया। सही बात है। पहले एक मोहल्ले में 2 दुकानें होती थी, आज एक मोहल्ले में 50 दुकानें हैं और सभी तिजारत करते हैं। सही। अब आपको फैसला करना है आपको किस लेवल का बिजनेस करना है। लेकिन जहां तक आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो जो ग्रेजुएट हो गए, जिसने बीबीए किया, आजकल स्टार्टअप का बहुत ज्यादा चलन है पूरे इंडिया में भी है और हमारे कश्मीर में भी। शायद आपको खुशी होगी सुन के कि 900 से ज्यादा, 941 या 945 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। अवेयरनेस प्रोग्राम और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज इतनी है कि आप शुरू कर सकते हैं और आपको मुलाजिम बनने से अच्छा है मुलाजमत दे। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की एक कैपेसिटी होती है नौकरी देने की जी, उसके अलावा वो नहीं जा सकते। और अगर गवर्नमेंट आपकी डेफिसिट में जाएगी पूरा इकोनॉमी पे, तो आपकी क्रश हो जाएगी। सही। आपका पूरा क्रम्बल हो जाएगा, नीचे गिरेगा। और हमारी स्टेट ऐसी है, बड़ी अजीब सी स्टेट है ये वो स्टेट है जहां हमारा बजट 1 लाख करोड़ का है टोटल J&K का, लेकिन बैंकों में जो फिक्स डिपॉजिट है वो 1,75,000 करोड़ है। ओके, हम तो आप ये मान लीजिए कि ये 75,000 करोड़ जो है ये बेकार बैठा है, ये डीवैल्यू हो रहा है। सही। तो इन्फ्लेशन यूज करने के लिए आप स्टार्टअप्स को बढ़ावा दीजिए, लोन दीजिए, फंडिंग कीजिए। अब जो तबरेज भाई आपने बात करी, देखिए डॉक्टरी या इंजीनियरिंग तो है नहीं कि आपको पढ़ाई करनी है इंजीनियर बनने के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं है मैकेनिज्म क्या है। तिजारत हमारे वालिद ने भी किया है, आज भी लोग कर रहे हैं। इसके लिए दिमाग चाहिए, डिग्री की जरूरत नहीं। हम अक्सर कहते हैं डिग्री चाहिए आपको नेगोशिएट करने के लिए कि तयकूता तनख्वाह ही कोई मिले। नहीं यार, एमबीए है इस कॉलेज से है, आईआईएम है तो इसको है, तो इसकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए। लेकिन बिजनेस करने के लिए दिमाग चाहिए। सही। और वो दिमाग स्मार्ट आइडिया होना चाहिए। एमबीए के बगैर भी आ सकता है। बिल्कुल। लेकिन होमवर्क करना जरूरी। मैं यहां एक ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ वाबस्तगी है जो कि स्टार्टअप्स को फंड्स दिलाते हैं, मदद करते हैं। ये मैं हमेशा कहता हूं कि आप होमवर्क करिए। आप जो ये अपनी जेब से पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हो, इसको खर्चने से पहले आप पूरा होमवर्क करिए। ओके, दैट डिटेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। हमने कैफे खोल दिया, ठीक, ये नहीं सोचा कि इस एरिया में कितने कैफे हैं, इनमें से कितने चलते हैं, कितने बंद होने के कगार। रिसर्च के बगैर ही हम चले जाते हैं। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम किसी भी वेंचर को जब जाते हैं करने के लिए तो रिसर्च उसमें नहीं होती। तो हम इस दिलचस्प मुलाकात को, इस पर मैं ये भी थोड़ा सा ऐड करूंगा कि हमारे यहाँ हमेशा से एक भेड़ चाल रही है, हर्ड मेंटालिटी जिसको हम बोलते हैं। पीसीओस की बात की, पीसीओस बिजनेस की बात की, तो हर नुक्कड़ पे पीसीओ नजर आता था कश्मीर में। उसके बाद एक टाइम आया लोग पीसीओ से हटके एक गाड़ी खरीदने शुरू कर दिया, कमर्शियल व्हीकल खरीदना शुरू कर दिया। उस जमाने में सूमो कहा जाता था, तो हर दूसरा बंदा देख रहे हैं कि वो गाड़ी खरीद रहा है। उसके बाद कुछ वक्त बीता, अब जहां भी नजर जाती है वहां हमें कैफेज नजर आते हैं। अलमिया खाली इस मामले में नहीं है, इनफैक्ट कि जब पढ़ाई का भी सिलसिला होता है कि हम एक रुझान अगर बन गया कि ये वाली स्ट्रीम में जाना है, लोग ये देखते ही नहीं कि मेरे अंदर ये एफिशिएंसी है या पोटेंशियल है, नहीं सब कर रहे, अब हर तो मैंने भी करना चाहता है। तो भाई अभी रुकना पड़ेगा। जी हाँ नाजरीन, इस दिलचस्प मुलाकात को, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे और हम अपने मेहमान से बात करेंगे, इनको जो एजाज़ात भी मिले हैं उसके बारे में भी। लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का, इस्तिजाती वक्फे को देख लीजिए और उसके बाद हम अपने मेहमान से इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
नाजरीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेएंड के। आज जो हमारे मेहमान खास हैं डॉक्टर नूर अली ज़हीर साहब, जो कि कंसल्टेंट हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अभी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे कि बच्चे अभी भी बहुत कतराते हैं इस प्रोजेक्ट को या किसी भी असाइनमेंट को लेने के लिए, तो कुछ ऐसी इनहेरेंट क्वालिटीज़ खुद को इवैल्यूएट करनी है बच्चों को पहले देखने के लिए कि क्या हम किस डोमेन में जाएं या किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, या एक हर्ड मेंटालिटी को ही लेके चले। मतलब व्हाट इज, आई थिंक मेंटालिटी चेंज करने की एक ही चीज़ ज़रूरत है। अगर आप अपने वालिदैन को कन्विंस कर सकते हो कि मैं छुनु बनूं डॉक्टर, वो बनूं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, सो इफ ही कैन कन्विंस हिज पेरेंट्स, यू नो, अगर आपने अपने अंदरूनी कस्टमर को कन्विंस कर रहा है तो आप एक्सटर्नल को भी कर लोगे। कल को आपका जब इंटरव्यू होगा ग्रेजुएशन करने के बाद, बीटेक करने के बाद, तो आपको इंटरव्यू में भी तो कन्विंस करना पड़ेगा कि मेरे में टैलेंट है, मेरे में काबिलियत है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो वो टैलेंट पहले यूज करिए अपने माँ बाप को बोलने के लिए कि मिछु MBBS डॉक्टर बनूं के, मिछु जो मेरा पैशन है बीटेक करूं, मिछु आत्मज शौक, या मिछु मैथ्स कॉम करूं, मिछु जर्नलिस्ट बनूं, या मिछु सिंगर बनूं। क्योंकि कोई भी काम आप हाफ हार्टेड करोगे ना, शायद आप कमा लोगे, खाना खा लोगे, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, रूह परेशान होगी। यू नो, आई पर्सनली बिलीव कि इफ योर पैशन बिकम्स प्रोफेशन, यू कैन डू वंडर्स। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए जिसका पैशन बन गया हो। सही है, एक्सीलेंस इज देन एक्सीलेंस इज योर वे। हमेशा आप टेक राज कपूर, लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट शोमैन्स, बिल्कुल उनका पैशन और प्रोफेशन सेम था, तो he was a master. He was a master in his own field, industry. और ये जरूरी नहीं है कि हर कोई शख्स हीरो हो जाए, हर कोई शख्स डॉक्टर हो जाए। अगर आज आप डॉक्टर होते और लोगों का इलाज कर रहे होते तो शायद आज आप इतने मकबूल नहीं होते, या शायद आपने इतनी ये जो इज्जत हासिल की है ये ना की होती। आपने अपने करियर में पढ़ाई भी की और पैसा भी कमाया, और पैसा इतना कमाया कि उस टाइम की सबसे महंगी घड़ी आपने अपने वालिद को गिफ्ट भी कर दी। इस पूरे सफर में जब आप पैसा कमा रहे थे, पैसा आ रहा था, नौकरी चल रही थी, फिर आपने वक्त निकाला कि मुझे अब PhD करना है। इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, PhD थोड़ा इजी था। PhD इसलिए इजी था क्योंकि मैं जिस फील्ड में PhD कर रहा, डॉक्टरेट करने की कोशिश कर रहा था, वो मेरा ऑलरेडी अब काम रह चुका था। यू नो, मुझे याद है जब मैं अपने मेंटोर से बात करता था, जब थीसिस लिख रहे हैं या मेंटोर हैंड होल्ड कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ऐसे लगता है कि यू नो मैं एक कैसेट सुन रहा हूं। ओके, यू नो, यू हैव एन आंसर फॉर समथिंग, जो मैं आपको टोकने की कोशिश करता हूं, आपके पास जवाब होते हैं। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने बोला क्योंकि मैंने यही किया है। दिस इज मेरे करियर के मिशबासान 10 या 12 वरी ऐसे थे जब मुझे नहीं पता था, यू नो, आपको हैरत होगी शायद, कि मेरी फैमिली में किसकी शादी हुई, उनके कितने बच्चे हैं। आपको कुछ नहीं पता? मुझे पता ही नहीं है। You were out of touch. I was completely out of touch. I have not entered Valley for 13 years in a row. आई थिंक वो सक्सेस का राज ये भी है कि आप पूरे फोकस्ड रहे। मुझे एक ही चीज का नशा था, काम का, कि मेरे को ऑफिस जाना है। मुझे बड़ी उलझन होती है जब संडे होता है। अच्छा, आज भी मुझे बड़ी उलझन होती है। ये जो इसमें आपने वक्त निकाल के फिर अपना PhD मुकम्मल किया, कहीं ना कहीं आप शुरुआत से लेकर अभी तक जो हम महसूस कर पाए हैं, आपके अंदर एक खलिश हमेशा जिंदा रही है, एक तड़प हमेशा जिंदा रही है। यहां तक का सफर तो बहुत शानदार रहा है, इसके आगे क्या? एक्चुअली सेल्फिशनेस को हो आप उसको, प्रोफेशनल सेल्फिशनेस। देखिए, रिटायर तो हर किसी को होना है। सो मुझे हमेशा ये लगता था कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं क्या करूंगा। और अल्लाह का करम रहा है कि मेरे अपने 52-55 साल की जिंदगी तक मैंने कभी हॉस्पिटल नहीं देखा, माशाल्लाह। मैंने कोई दवाई नहीं खाई। सो जब मैं ये PhD करने की ख्वाहिश रख रहा था तो काम छूट गया। यू नो, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया था, लेकिन काम छूट, वो ऑफिस वाला कल्चर नहीं था। तो मैं पहली दफा हॉस्पिटल हार्ट की वजह से पहुंचा, क्योंकि मैं काम, स्ट्रेस आप पे आ गया। आई हैव ए वेरी यूनिक स्ट्रेस। बड़ा अजीब सा स्ट्रेस, अगर मैं काम नहीं करूंगा मैं बीमार होऊंगा।
तो मुझे लगा कि यार मैं रिटायरमेंट जब करूंगा तो उसके बाद कुछ तो करना है, उस कुछ करने के लिए ये एडिशनल क्वालिफिकेशन शायद जरूरी है। अच्छा। कि आप अगर कहीं गेस्ट लेक्चर दोगे या कहीं लेक्चरशिप करोगे किसी यूनिवर्सिटी में या काउंसलिंग करोगे, लाइक मेरा एक बड़ा मैं शुड बड़ा शो कि आई कॉल इट द जर्नी ऑफ कैंपस टू कॉर्पोरेट। कि जब एक नौजवान MBA करता है या ग्रेजुएशन करता है या BBA करता है या इंजीनियरिंग करता है पच्चू आसान कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसको पता नहीं होता है कि अति क्या तो वो जो जर्नी है उसको मेंटली प्रिपेयर करना, यू नो, आई एम सॉरी बहुत से लोगों को इस पे इख्तलाफ होगा मेरे से, अच्छा ये बचन पत ही इंटरव्यूस मज क्या लागुन तो कित पे अथ थवन या चंदस मन थवन कि न, और ये बड़ी जरूरी चीज है। नॉर्मली ना इंटरव्यूस मज बसान टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तम शुरू करान अश फादर ये मदर ये बह रूदुस ये बह, he is not asking you that, he is asking you tell me about yourself, your professional self. True. तो मेरा अपना वो एक प्रोजेक्ट है दिमाग में हमेशा कि मे कशिर बच्चे तैयार कर तुम कित पे गो इंटरव्यू दिन कॉर्पोरेटस मज बॉस हर कुन जाए जनाब जनाब या सर, बिकॉज कॉर्पोरेट में वी कॉल यू नो माई बॉस वाज वर्थ $16 billion एंड आई यूज्ड टू कॉल हिम फ्रॉम विद फर्स्ट नेम। अलग अलग कल्चर है। या मुझे याद है कि मैं जब यूपी में था तो गैरिक्श नहीं वहां कुछ वंदस वलसा एमिस नहीं, तो उन्होंने मेरे मैनेजर्स को देखा कि नूर यार आओ खाना खाओ, तो मेरे फादर बना ये कुछ सही अफसरस कुछ इत पे कत कर, बट देन दैट इज कॉर्पोरेट कल्चर, यू नो, वी कॉल एवरीवन विद फर्स्ट नेम। तक करू जिक्र फादर सुन यम साथ तुहन फादर इज बिजनेस करान तुह द्राव तमि फैमिली मज कन फूल तोमल मज तो बनव पन पहचान, तुहज जो फैमिली आज सो क्या तथ मज कन कि सह तोमल योत सोरी। इट इज वेरी पर्सनल। ओके ठीक है, वी रिस्पेक्ट दैट, completely respect that, you know. Just me. अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से तबरेज भाई जी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इज कि जो यंग अचीवर्स अवार्ड जिससे आपको नवाजा गया है और साथ साथ में वो आत्मनिर्भर सम्मान से भी आप पहले उन पे अवार्ड्स के लिए बात उसके बारे में तो उस पे थोड़ी सी रोशनी। देखिए अवार्ड क्या है कि अवार्ड आपको पैसा तो नहीं देती, बट एक रिकॉग्निशन, बट अवार्ड आपको सेटिस्फेक्शन देती है कि शायद आप जो आपका सफर रहा है शायद सही था। ओके, यू नो, फॉर मी इट इज एन बूस्टर, एनर्जी बूस्टर। यस, लेकिन एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पे जाने के लिए ये अवार्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडियन अचीवर्स अवार्ड वाज बेसिकली दे वर ट्राइंग टू शॉर्टलिस्ट द बिजनेस लीडरशिप रोल में कौन कौन थे, क्या क्या कर रहे थे, तो शायद उसमें आई वाज फॉर्चुनेट, आई गॉट शॉर्टलिस्टेड एंड फाइनली जूरी डिसाइडेड दैट ही शुड बी गिवन। आत्मनिर्भर अवार्ड वाज अ प्रोग्राम रन बाय नरेंद्र मोदी जी, ठीक, सो इट वाज लोकल, मेक इन इंडिया। सो बोस उस टाइम विजय एक मोबाइल फोन ब्रांड के साथ वाबस्तगी थी मेरी हांगकांग में। मैं 4 साल से हांगकांग में ही रह रहा था। सो बिकॉज आई वॉज उस पोजिशन पे दैट वेयर आई टुक ए डिसीजन दैट आई विल शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम शेंजन चाइना टू स्ट्रेट इंडिया। ओके, सो आई केम डाउन टू इंडिया। मेरे काफी दोस्त हैं यहाँ जिनकी फैक्ट्रियां हैं यहाँ, ठीक, नोन ब्रांड्स है, नॉट ग्रेड 1 ब्रांड्स बट ग्रेड 2 ब्रांड्स है। तो मैंने वो हांगकांग का ब्रांड यहाँ बनाना शुरू किया और उसमें सियासी भी कोई एंगल था क्योंकि चाइना शिपमेंट्स वर नॉट एक्सेप्टेड वेरी with a smile in US, right, but made in India was accepted very well in US. International diplomacy. So I took it as a strategy decision, but fortunately they thought that, you know, अगर आपके 50 लाख फोन बन रहे हैं, उसकी वजह से फैक्ट्रियां चल गई, उसकी वजह से फैक्ट्री में मुलाजमत मिली लोगों को। So that was Atmanirbhar jury, which was headed by, I think, VK Singh, who was the army chief and then the union minister of and the project was given by PM Modi. Okay. So I was fortunate enough that I got a Atmanirbhar award, which was really a great thing to do. I think sir यहाँ पे और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसी अवार्ड के साथ जो है like government of India is trying to push vocal for local. Yes. And जब हम कश्मीर को देखते हैं यहाँ पे भी हमारे like अगर हम कल्चरली देखेंगे हमारी जो सकाफत है या हमारे जो ट्रेडिशनली कुछ ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स को, हैंडलूम्स को अगर देखेंगे, वो इंडस्ट्री हमारी एक पहचान है। डू यू थिंक
उसमें स्कोप है कि हम उसको ग्लोबलाइज करने के साथ साथ जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है उस गैप को भी फिल कर सकते हैं? भाईजान मैं आपको एक बात बताऊं, आपको शायद हैरत होगी, कश्मीर में हमारी एक बहन है, उनकी साबुन की फैक्ट्री है। ओके। हमारा एक बच्चा है, वो उनकी ई लाइब्रेरी है और उनकी कंपनी स्टार्टअप उसी के बारे में है। ओके। हमारे पास 4 ई कॉमर्स साइट्स है जिसपे आप कुछ भी खरीद सकते हैं। 50 रुपए का शहद और 5 लाख रुपए का कालीन या शॉल। जी बिल्कुल सही। तो लोगों में वो अब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है शौक। बिल्कुल सही। और यहाँ फैक्ट्रियां खुलने की जरूरत है। जैसे okay. पहले हमारे यहाँ HMT थी, क्रू में कैडबरीज थी, बिल्कुल, हिंदुस्तान लीवर थी जो अब यूनिलीवर हो गया है। जी। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कोशिश कर रही होगी कि अगर यहाँ 10-15 फैक्ट्रीज कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में खुले, या क्रू में हो, बारामूला में हो, पुलवामा में हो, शुपिया में हो, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और लोग एम्प्लॉयमेंट बोर्ड की तरह जाना बंद करेंगे और यहाँ की तरफ आना शुरू करेंगे। और उसके बाद अब फैक्ट्री फैक्ट्री खुली, सामान बना, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, उनको डीलर चाहिए, वो दुकान में हुआ। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूंगा, आपने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा बाहर ही बिता दिया, ऑलमोस्ट बाहर ही रहे आप, अब आप वापस कश्मीर लौटे, कोई खास इसकी वजह? एक्चुअली जिस कंपनी के साथ मेरी वाबस्तगी अब है, जी, बेसिकली यू नो आई एम डेजिग्नेटेड एज अ CEO फॉर देम फॉर इंडियन ऑपरेशंस, बट अभी उसमें काफी टाइम है, सो आई टुक ऑफ। और यहाँ जो मैंने 2-3 आप ये मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशंस है यहाँ कश्मीर में जो नौजवानों के लिए बहुत काम कर रही है, माशाल्लाह। सो आई एम ट्राइंग टू गेट कनेक्टेड विद देम टू हेल्प देम आउट इफ आई कैन डू। किसी का प्रेजेंटेशन, जैसे आप इन्वेस्टर के पास जाते हैं तो जो बॉम्बे या बैंगलोर का इन्वेस्टर है उसका एक परसेप्शन है जब प्रेजेंटेशन कोई देता है बॉम्बे में, स्टार्टअप ओनर, और जो यहाँ कश्मीर का लड़का है वो जब वो प्रेजेंटेशन देता है तो वो अलग है। सो वी आर ट्राइंग टू फाइन ट्यून इट। हम उनका हाथ पकड़ के उनको बताना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, उनका रास्ता आसान कर रहे हैं, उनका रास्ता थोड़ा आसान करें। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब आपका आज के दिन यहाँ आने के लिए, और आपने अपनी जिंदगी के इन तजुर्बात से हमें आगाह किया और बताया कि किस तरह से इंसान अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकता है जिसका उसने कभी ख्वाब देखा होता है। आज आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो ख्वाब लेकर अब आप कश्मीर आए हैं, हम उम्मीद करेंगे और दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ऑनर्ड। थैंक यू। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये शुमारा आपने पसंद फरमाया होगा। इंशाल्लाह पगा सुबह गश्त मुलाकात ठीक 8 बजे, तो तान तुई थे खुदा सवाल।